हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर 9 करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही एक एप्लीकेशन है जो कि किसी ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि अगर मैं कोई ग्लास स्लैब लेता हूँ तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अभी मैंने आपको 8th लेक्चर में स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। एक्चुअली मैंने 8th लेक्चर में आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझाए थे। अगर आपने अभी तक 8वां लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप इस लेक्चर को देख लें, जिससे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी 8वां लेक्चर देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वेक्टमी लेक्चर 8। ओके, तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लॉ को समझाते समय मैंने आपको इसमें का एक लॉ पढ़ाया था जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल लॉ ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब आज हम इसी कांस्टेंट वैल्यू के बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है और इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लेना देना है, या फिर क्या इस कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम आज बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक बात जानिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ये अभी फ़िलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि ये किसी भी टाइप का एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है? तो इस मीडियम से अगर मैं लाइट रेज़ को पास करूँ कुछ ऐसे, तो इस मीडियम से हम जैसे ही लाइट रेज़ को पास करेंगे, तो एंटर करते ही जैसे लाइट रे यहाँ एंटर होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो नॉर्मल की तरफ वो कितना बेंड हुई, इस बेंडिंग एबिलिटी को समझाने वाला कोई फैक्टर होना चाहिए। और वही फैक्टर क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्सटेंट टू विच एन रिफ्रैक्टेड रे गेट्स बेंडेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी और डिटेल में समझते हैं हम। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। ओके, और इट मीन्स कि जो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो जो कि कांस्टेंट निकल के आया था, वो एग्जैक्टली क्या था? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था। तो यहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं, यानी साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या हो गई? एन हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें, कुछ केसेस इसके देख लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो कुछ केस है हमारे पास, केसेस। तो केस नंबर पहला, मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। इट मीन्स कि अगर किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, इट मीन्स कि लाइट की बेंडिंग एबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब थोड़ा सा इसको आप उल्टा सोचो कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस मीडियम में ज़्यादा होती थी। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि मीडियम जितना डेंसर होगा, वो उतनी इजीली आने वाली लाइट रेज को क्या कर पाएगा? बेंड कर पाएगा। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उस मीडियम में जो मीडियम डेंसर होता है। तो फिर उस हिसाब से अगर ये डेंसर के लिए डिफाइन है, इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा डेंसर मीडियम का। क्योंकि जब ये इसके प्रोपोर्शनल है और बेंडिंग ऑफ लाइट भी डेंसर मीडियम को ही कहा जाता है, या फिर डेंसर मीडियम से ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा, इसका मतलब
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का क्या होता होगा, ज़्यादा होता होगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द टाइप ऑफ मीडियम। ये मीडियम के टाइप को भी समझाती है। अच्छा, वो कैसे समझाती है? इफ़ n इज़ लोअर, अगर n की वैल्यू कम है, यानी कि जो आपका मीडियम होगा, वो क्या होगा? वो होगा रेयरर। और अगर किसी रीजन से n की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल गई, तो उस केस में जो आपका मीडियम होगा, वो होगा डेंसर मीडियम। ओके? तो मीडियम 2 टाइप के होते हैं, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। और इस स्लाइड के अकॉर्डिंग टोटल 2 टाइप के मीडियम होते हैं, जिसमें होते हैं रेयरर और डेंसर। ध्यान रहे कि रेयरर मीडियम का n बहुत कम होता है, जबकि डेंसर मीडियम का n क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होते हैं और उनके फॉर्मूलेज़ या फिर उनसे न्यूमेरिकल जो अप्रोच हो सकते हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज़ करके ये नोट्स नोट कर लें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होते हैं? ओके? तो ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से आपका पहला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? अब इन दोनों को बारी-बारी से समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है? देखिए, रिलेटिव वर्ड आपने सुना होगा। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कहीं न कहीं उसका रिलेशन ढूँढ रहे हैं, यानी कि उसको कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन कंपैरिज़न। एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कंपैरिज़न बेस्ड है। अब ये समझने वाली बात है कि कंपैरिज़न बेस्ड का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, कंपैरिज़न बेस्ड का मीनिंग ये हुआ कि इफ एन मीडियम सॉरी इफ अ मीडियम इज कंपेयर्ड विथ अदर। अगर आप किसी एक मीडियम को किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस केस में जो फर्स्ट मीडियम का फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है? मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज हिंदी में यूज़ कर दिया, जिससे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएँ। देखिए, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास कोई एक मीडियम है, ये मीडियम 1, और ये कोई मीडियम है जो मीडियम 2 है। ठीक? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताइए, लेकिन किसका बताइए? मीडियम 2 का। तो आप मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने के लिए आप ये पूछोगे ना कि आपको किससे कंपेयर करना है या फिर किसके रिस्पेक्ट में बताना है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया था, जब मैं आपको मीडियम के बारे में समझा रहा था, तो मैंने बोला था कि अगर एयर है एंड लेट्स से वाटर है, तो एयर और वाटर में रेयरर होगा एयर, ये तो आपको पता है, और वाटर क्या होगा? डेंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर में और ग्लास में, इनमें रेयरर कौन है? तो इसमें रेयरर तो ये हो गया ना, और ये क्या हो गया? डेंसर हो गया। इट मीन्स कि पहले वाले केस में जो वाटर डेंसर की तरह बिहेव कर रहा था, डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा था, वो अगले केस में वही वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेयर मीडियम की तरह। तो ये जो बार-बार डेंसर का रेयर में चेंज होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अ, यहाँ भी सेम केस है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बताइए, तो आपको पहले उसे किसी के साथ कंपेयर करना होगा। तो आप बोलोगे कि रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा? तो इस केस को इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि हमने एक को दूसरे मीडियम से कंपेयर कर दिया। ठीक? इसे पढ़ा कैसे जाता है? इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ध्यान रहे कि जिसका पूछता है या फिर जिसका हम निकालना चाहते हैं या फिर जिसका हम लिखना चाहते हैं, उसका जो टर्म होता है उसे हम पहले लिखते हैं एन के साथ। ओके?
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि जिसका पूछता है, सेकंड का पूछ रहा था उसका मैंने पहले लिख दिया, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू वन। ओके। अच्छा, अब बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इस बात को अलग अलग भी लिखा गया है। जैसे कुछ कुछ किताबों में इसे लिखा जाता है 1 and 2, इसका भी मतलब सेम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके। कुछ कुछ किताबों में लिखा होगा और भी कुछ तरीके से, जैसे कहीं-कहीं पे म्यू का यूज़ होता है, तो म्यू का कॉन्सेप्ट भी सेम है, आपको इससे भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर कहीं पे म्यू/1 लिखा है, तो भी इसका मतलब यही होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ओके? तो अभी आपको सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ समझना था इस स्लाइड से, कि जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो हमें दोनों मीडियम्स को आपस में कंपेयर करना होता है। ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके पहले इसे नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? और वहाँ से हम फॉर्मूलेज़ भी कैलकुलेट करेंगे और एब्सोल्यूट को रिलेटिव से कंपेयर भी करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जो अभी आपने रिलेटिव वाला केस पढ़ा, अगर आपको रिलेटिव वाला केस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, तो आपको एब्सोल्यूट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एब्सोल्यूट रिलेटिव का ही एक एस्पेक्ट होता है। अब कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको याद होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम 2 बॉडीज़ को, 2 मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि 2 मीडिया आर कंपेयर्ड। मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है, ठीक है? तो हम 2 मीडिया को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है? जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो चलिए मान लिया कि एक मीडिया कुछ समय के लिए, एक जो मीडियम है वो ग्लास है, और एक मीडियम जो है वो एयर है। तो अगर मैं आपसे इस परिस्थिति में, इस केस में पूछता कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ आपके लिए, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो आप ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन लिखोगे, ठीक? ग्लास के लिए जी लिखोगे, और एयर के लिए क्या लिखोगे? ए। तो हमने क्या लिख दिया? एनजी ए। ओके। अच्छा, अब अगर मान लो कि हमारे पास एक और बॉडी होती, मतलब 2 बॉडीज़, 2 मीडियम और होते। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास है एक ग्लास, और यहाँ पे है आपके पास ऑयल। तो अगर इसमें लिखना होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, तो इस केस में हम क्या करते? हम लिखते एन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये बन जाता एनजीओ। ठीक है? तो चलिए, अब इन दोनों केसेस को ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली दोनों में डिफ़रेंस क्या है। तो पहले केस में भी आपके पास 2 मीडियम हैं, जिसमें से एक ग्लास है, दूसरा एयर है, और सेकंड केस में भी आपके पास 2 मीडियम हैं, एक ग्लास है और एक ऑयल है। ठीक? तो ये दोनों तो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखें, तो इसमें एक मीडियम जो है वो क्या है? एयर है। तो अगर कभी ऐसा हो कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तो कर रहे हैं, बट उसमें से भी एक मीडियम जो हो वो ग्लास हो या फिर कोई और हो, लेकिन अनदर जो मीडियम हो वो एग्जैक्टली एयर हो, तो उस केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। यानी ओवरऑल ये जो एग्जांपल है वो किसके लिए है? वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों मीडियम में से एक मीडियम एट लीस्ट क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक? तो अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, जैसा हम अभी लिखते आ रहे थे, तो इस वाले केस को हम बोलते हैं ना कि एनजीए है ये। तो एनजीए का जो फॉर्मूला होता है जनरल, उसे हम लिखते हैं एनजी अपॉन में एनए। ठीक है? एक बात का आप और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनजीओ, ग्लास और ऑयल के इस केस में, तो इस केस में हम इसे
एनजी अपॉन में एनओ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अब ये चीज़ क्या है, ये मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, इसका कुछ रीज़न है। देखिए, क्यों नहीं बताया गया पहले? देखो, मैंने एनजी को क्या लिखा है, एनजी बाई एनए, और कन्वेंशनली कह लो या फिर कह लो कि एक स्टैंडर्ड मानक है ये, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ विल बी टेकन एज़ 1, यानी एयर हो या फ्री स्पेस हो, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, एनजी अपॉन में 1, तो ये क्या बन गया, एनजी बन गया। यानी कि एनजी ए की वैल्यू किसके बराबर है, एनजी के बराबर है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे केवल एक मीडियम आ रहा है, क्योंकि दूसरा मीडियम एयर था, तो एन की वैल्यू 1 हो गई थी, तो वो साइड हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एन एनजी, और इसीलिए इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग मीडियम के लिए वैरी करता है। ओके? तो अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस एक मीडियम एयर होना चाहिए, और एयर होने की वजह से जब लास्ट रिजल्टेंट आता है, उसमें केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक मीडियम रह जाता है। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई और फ़ॉर्मूला भी हो सकता है, और वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे रिलेट करता है। उससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लें जो आपके नोट करने लायक हो। ठीक है? अब देखिए, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरीके से और डिफाइन किया गया है कि n इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप फ्री स्पेस बोल लो जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगभग 0 हो, ठीक? और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी एक तरीके का डेफिनिशन होता है। तो और हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। यानी कि n का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू c/v। ओके? तो अब बात आपको केयरफुली नोटिस करनी है कि जब मैंने n का फॉर्मूला लिखा तो मुझे मिला c/v। अब लेट्स से कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है, और मैंने फॉर्मूले में लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखना होगा नीचे। तो सी के जगह पे तो सी ही रहेगा, लेकिन वी की जगह पे क्या वीजी बन जाएगा? क्यों बना? क्योंकि जब मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा था, तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट भी किसमें लेना पड़ेगा? ग्लास में लेना पड़ेगा। यानी ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला लिखते हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कंप्लीटली वैलिड होता है। तो अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू कुछ फॉर्मूले लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर पहला, फॉर ऑयल। लेट्स से कि अगर ऑयल होता, तो क्या मैं लिखता? NO बराबर C/VO, ये आपको याद रहेगा? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। अगर मैं लिखूँ फॉर ग्लास, तो मैंने भी आपको बताया था कि मुझे लिखना पड़ेगा Ng इज़ इक्वल टू C/Vg। इट मीन्स कि जैसे-जैसे जो वैल्यूज़ हैं वो अगर अलग-अलग मीडियम के लिए चेंज हो रही है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, वो भी वेरी करता जा रहा है। ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम केवल एक मीडियम की ही बात कर रहे हैं, जिस मीडियम की बात हम करने वाले हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो देखते हैं अगले स्लाइड में फिलहाल में कि रिफ्रैक्ट अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए, तो उसके लिए क्या इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, और देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो अगर मैं लिखता हूँ N12, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज हमें क्या लिखना होगा, इसका फॉर्मूला N1/N2, हमें यही करना होगा, ठीक है? अच्छा, ये बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, N12 इज़ इक्वल टू N1 की जगह पे मैं लिखता हूँ C/V1, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया था कुछ देर पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू C/V के बराबर होती है। तो मैंने लिख दिया C/V1, ठीक है? क्या मैं N2 के प्लेस पर
लिख सकता हूँ c बाई वी टू। अब ये जो c है आपका, ये c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें रिजल्टेंट जो होगा नेट वो क्या मिलेगा देखिए, और N12 इज इक्वल टू हमें मिलेगा V2 बाई V1। यानी कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जिसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम में आप निकालने वाले हो उसके रिस्पेक्ट में ये डील करता है। ओके, तो आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया है, N12 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया, अगर मैं सारी चीज़ों को 2 से 3 पॉइंट्स में समराइज़ करूँ, तो मैं सिर्फ़ आपसे 2 ही 3 बातें कहना चाहता था। देखिए, पहली बात, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम 2 मीडियम को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है? सेकंड, अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उन कंपेयर्ड किए गए 2 मीडियम में से 1 मीडियम जो होता है, वो एयर होना कंपल्सरी है, ठीक है? तीसरा केस मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, और इसको फिजिक्स ने एक तरीके से और डिफाइन किया गया है कि n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ओके, और ये तीनों जानने के बाद एक लास्ट मोस्ट कंक्लूजन लिख लेते हैं, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे नोट करूँगा और आप इसे नोट कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो देखिए, नोट क्या है कि अगर आपको कभी भी N21 जैसा कोई चीज़ आ जाए सामने, जैसे Ng आ गया, Ngd आ गया, जैसे डायमंड के लिए होता है, या फिर NGO आ गया, ऑयल के लिए होता है, NOG आ गया, तो इस केस में क्या मैं N21 अगर आता है सिमिलर रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ N2 बाई N1? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर इसे हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2। एक्चुअली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ भी देख पाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे N12 था, तो पहले क्या आ गया, V2, बाद में क्या आ गया, V1। तो यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं ना, उस तरीके से यहाँ भी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये था आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये बताइए, N12 को क्या मैं लिख सकता हूँ N1 बाई N2? ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और अगर मैं इस N1 को नीचे शिफ्ट करूँ, तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसे ऐसे 1 बाई N2 बाई N1, क्योंकि बात तो सेम है। N1 अगर ऊपर जाएगा तो फिर से वही बन जाएगा। और अगर ऐसी बात है, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो क्या ये 1 बाई N21 का फ़ॉर्मूला नहीं है? यानी हमें ओवरऑल रिज़ल्टेंट क्या मिल गया कि N12 जो होता है, वो बराबर होता है 1 बाई N21 के। यानी दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन से कनेक्टेड हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, और हम इसी स्लाइड में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को समझ लेंगे, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, तो उसमें हम कवर कर पाएँगे। और अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ लिया हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है। देखिए, मान लो कि अगर इस ग्लास स्लैब पे कोई लाइट रे आकर कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है, कुछ ऐसे, ठीक है? चलिए इसे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कोई लाइट रे आकर ऐसे इंसिडेंट होती है, तो इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं, ये तो आपको बेहतर पता है, ठीक? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। यानी ये मीडियम रेयरर होगा, और उसके कंपैरिजन में कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती है, तो व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक? इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ के लिए। तो चलिए इसको हमें अभी, लेट्स से कि आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ठीक? लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करो, तो इस पॉइंट पर भी तो लाइट जाकर एक बार इंसिडेंट हो रही है, और अगर ये यहाँ का नॉर्मल होता, तो इस केस में अब तो लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करने वाली है। तो क्या इस परिस्थिति में लाइट रे नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि व्हेन लाइट रेज़ पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब कि लाइट रे यहाँ से दूर, नॉर्मल से बियॉन्ड बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे। देखिए, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ओके? तो ये जो लाइट रे बाहर निकल रही है, और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके? तो
अगर मैं पहले तो मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट जो है वो डी है, सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे ज़रा हम सबका नाम लिख दें जो जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हियर देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखिए ए बी को, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, ये जो ए बी है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो पहला ए बी इज़ कॉल्ड एज़ इंसिडेंट रे, ओके? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा बीसी। तो बीसी जो लाइट रे है वो कब बनी है? जब इंसिडेंट लाइट रे एंटर कर चुकी है ग्लास स्लैब में और उसके बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब कि हम इसे कहते हैं, जो लाइट रे बीसी है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे, ओके? चलिए अब तीसरा देखते हैं। आपको सीडी दिखाई दे रहा होगा। ये जो सीडी है वो कब बना है? जब लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के बाहर निकल गई है। तो ये तो वो लास्ट लाइट रे है ना जो सबसे लास्ट में बाहर निकल रही है। इसलिए इस लाइट रे को हम कहते हैं, जिसका नाम है सीडी, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है? तो ये हो गया इमर्जेंट रे, ओके? चलिए 4 नंबर देखते हैं, चौथा नंबर। अब आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने कुछ एंगल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो चलिए हम उनका भी नाम दे देते हैं। तो जो मैंने एंगल आई बनाया हुआ है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। 5वां, आपको आर दिखाई दे रहा होगा, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए है? फर्स्ट सरफेस के लिए। ये जो हमारा है, ये तो पहला सरफेस है ना, तो इसके लिए आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में आपको ई दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई जो होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। मतलब जब इमर्जेंट रे बाहर निकलती है, ये जो इमर्जेंट रे है जब बाहर निकलती है तो नॉर्मल के साथ जो वो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारे टर्म्स हैं, जो सारे नाम हैं वो बहुत क्लियरली समझ आ रहे होंगे। ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में जो कि आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पॉइंट देखिए क्या है। देखिए, अगर मैं इस लाइन को, ये जो आपको ईबी लाइन दिख रहा है, जो मैंने इंसिडेंट रे बोला है, अगर मैं उसको आगे बढ़ाता ऐसे, बिना रिफ्रैक्ट कराए, तो क्या ये लाइट रे कुछ ऐसे सीधे निकल जाती? ठीक है? और आप सीधी लाइट रे को ध्यान से देखिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईबी को आगे बढ़ाते तो ये ऐसे निकल जाती सीधे, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो। लेकिन ग्लास स्लैब के होने की वजह से लाइट रे में बेंडिंग हुई, वो बीसी की तरफ गया, बीसी की तरफ से जाके फिर सीडी की तरफ गया। तो ओवरऑल हमें लास्ट में लाइट रे क्या मिला? सीडी वाला पॉइंट, मतलब ये मिला लाइट रे, और पहले अगर नहीं होता तो ये मिलता। तो क्या आपको दोनों के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही है? कुछ डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में? इसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम ये भी कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो लैटरली डिस्प्लेस हो गया। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट का होना है, यानी कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका नाम, इसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इसके जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं वो आपको हायर क्लासेस, क्लास 12th वगैरह में पढ़ाए जाएँगे। तो अभी के लिए ये जो मैंने आपके लिए जो ये ग्रीन कलर से मैं अभी बना रहा हूँ, ये लाइन, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लाइन है वो क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये लाइन नहीं है, एक्चुअली दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये जो मैंने अभी स्लाइड में बताया है वो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज़ करके इसका नोट्स ये लें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है इसको भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? तो मेरी उम्मीद यही है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द से जल्द, जिसमें मैं आपको स्फेरिकल लेंसेज़ के बारे में और
जो उनके द्वारा इमेजेस बनते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।